आ गया, दूसरे टेस्ट और तीसरे टेस्ट का स्क्वाड आ गया। देखो टीम इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया दूसरे और तीसरे टेस्ट का, मतलब मुझे मालूम है कि जो पहला स्क्वाड था वो भी ठीक ठाक था और पहले मैच में एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हो गया, 40 फॉल आउट, कोई बात नहीं, इंडिया ने स्ट्रॉन्ग फाइट बैक किया था। उन्हीं लड़कों ने, जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे थे पहले इनिंग के अंदर, उन्हीं लड़कों ने दूसरी इनिंग के अंदर परफॉर्म किया था और शानदार परफॉर्म किया था। अब उसके बाद दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए इंडिया की टीम के अंदर बहुत सारा चेंजेस है, मतलब इससे पता चलता है कि वो अपनी क्रिकेट को कितना सीरियस लेते हैं। हमारी तरह नहीं कि भाई चलो हार गए तो हार गए, क्या हो गया साथ, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, हम बेशरम हो चुके हैं। जबकि ये अपनी एक हार को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं और बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लो एक तरीके से नर्वसा जाते हैं कि भाई अब एक हार हो गई, अब हार नहीं होनी चाहिए। याद है 2023 का वर्ल्ड कप हारे थे, उसके बाद ऐसा जीतना चालू हुआ कि अगला वर्ल्ड कप उठा के बैठ गए ये लोग। खैर मैं आप लोग को बताता हूं कि स्क्वाड में कौन कौन सी चेंजेस हुए और कौन कौन से प्लेयर जो इंक्लूड हुए, कौन कौन से प्लेयर बाहर गए हैं, सब कुछ डिटेल में बताता हूं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। हुआ कुछ यूं, सबसे पहले आ जाते हैं बैटर्स के ऊपर। रोहित शर्मा जी अपने सेकंड इनिंग के अंदर 50 मारे थे और 58 बॉलों में 52 रन स्कोर किए थे, शानदार चल रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन क्या हो गया इनको, भाई साहब जो है बहुत ही अनलकी वे में जो है आउट हुए। मतलब बॉल टांगों के बीच में से इतनी सी जगह थी, इतनी सी, मतलब जो नॉर्मल टांगों के बीच में जगह होती है वो बहुत थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन इनकी जो जगह थी वो उस टाइम पर काफी ज्यादा थी, इतनी सी जगह थी और उसमें से जो है बॉल निकल के विकेटों के अंदर लग गई है, जो कि बड़ा दुख हुआ था रोहित शर्मा को भी और उसके फैंस को भी, और होना भी चाहिए। हमें भी बड़ा दुख हुआ था क्योंकि हम भी यहां पर बैठकर देख रहे थे कि भाई देखते हैं आज टीम इंडिया कैसे सबके मुंह बंद कराती है, कैसे लाफा मारती है न्यूजीलैंड के मुंह के ऊपर और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है। तो रोहित शर्मा का वो जो था वो बड़ा नुकसान था, मुझे पता है कि इतना बड़ा नुकसान जो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके बाद अपने यशस्वी जायसवाल भी दूसरी इनिंग के अंदर चला था। पहले इनिंग के अंदर ये भी फेल हुए थे, लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर इन्होंने भी परफॉर्म किया था और अच्छे खासे चले थे, तगड़े चले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये भी आउट होकर चले गए थे। बंदे ने अच्छा करने की पूरी कोशिश की थी, 71 रन की पार्टनरशिप हुई थी रोहित शर्मा और इसके बीच में, और दोनों ने बड़ी मेहनत की थी कि किस तरीके से टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट दे दिया जाए। नंबर 3 के ऊपर आए थे विराट कोहली, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नंबर 3 पर आएंगे शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल की वापसी हो रही है स्क्वाड के अंदर, तो खैर वो पहले भी थे, लेकिन अभी जो है वो इसकी प्लेइंग 11 में भी वापसी हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेइंग 11 में वापसी करना। ये प्लेइंग 11 जो है इंडिया की एक तो ऐसी होती है कि जिस बंदे को खिला लो परफॉर्म कर जाता है, कोई इक्का दुक्का ऐसा केस आ जाता है कि भाई जहां पर बंदे ने परफॉर्म नहीं किया, वरना इंडिया के अंदर हर कोई हर वक्त तैयार बैठा होता। अच्छा, शुभमन गिल ने आएंगे नंबर 3 के ऊपर। नंबर 4 पे आएंगे विराट किंग कोहली, और किंग कोहली ने पिछले सेकंड इनिंग के अंदर जो वो 70 रन स्कोर किए थे। ये भी बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में है, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, और अनफॉर्चुनेट तरीके से ये भी आउट होकर चले गए थे आखिरी बॉल के ऊपर, जो कि टेस्ट की थी, मतलब एज वेज लगा था उनका। लेकिन जो भी हो, यहां पर विराट कोहली एक बार फिर से वापस और भाई ये देखो, हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं हाथ जोड़ता नहीं नॉर्मल किसी के सामने, लेकिन विराट कोहली के सामने हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई सेंचुरी मार यार, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे 81वीं सेंचुरी चाहिए, 81st सेंचुरी चाहिए, हर हालत में चाहिए मुझे विराट कोहली से एक और सेंचुरी चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हो भाई सब्सक्राइब करते जाओ और लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में कि भाई विराट कोहली 81st सेंचुरी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अपने सरफराज खान, और खान साहब जो है वो आपको नंबर 5 पे खेलते दिखाई देंगे, क्योंकि केएल राहुल साहब जो है वो बाहर बैठेंगे। और नसीरुद्दीन केएल राहुल हालांकि स्क्वाड में है, उस बंदे को बाहर नहीं निकाला गया ना, लेकिन स्क्वाड के अंदर वो बंदा अभी भी है। वो बंदा शायद ना खेले, मगर इतना बोलूंगा भाई, वो एक शेर था बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि भाई अभी उम्मीद का दामन अभी टूटा तो नहीं है, जिंदा हूं अभी, पता नहीं क्या गुर्दा फेल हो गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता। ये शेर का मतलब मुझे ऐसा शेर बड़ा इंटरेस्टिंग था, मगर मुझे नहीं आ रहा कि भाई, अगर आप लोगों ने वो मीम देखी है तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में कह देना कि वो क्या था, कि भाई उम्मीद का दामन टूटा तो नहीं है और जिंदा हूं अभी, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या था। अच्छा, नंबर 5 पे आएंगे सरफराज खान, क्योंकि केएल राहुल को बाहर बिठा दिया गया। विकेट कीपर्स में आपके पास ऋषभ पंत, और नंबर 6 पे इससे बड़ा बैट्समैन इस टाइम पर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, नंबर 6 पे ऋषभ पंत से बड़ा बैट्समैन पूरी दुनिया में नहीं है। पिछली इनिंग के अंदर, यानी कि जो सेकंड इनिंग थी उसके अंदर इस बंदे ने 99 बनाए थे, और 99 बनाना कोई आसान बात नहीं। हालांकि बंदा सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन ये 99 इसका डबल सेंचुरी के बराबर था, बिकॉज जिस सिचुएशन में इंडिया थी वहां पर इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना और अपनी बैट को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, ऋषभ पंत से कोई सीखे। इस बार उम्मीद करते हैं कि बंदा सेंचुरी मार दे, लेकिन इनसे ज्यादा इंतजार मुझे विराट कोहली, किंग कोहली की सेंचुरी का है, और मैं उम्मीद करता हूं कि किंग कोहली साहब जो अपनी सेंचुरी जरूर पूरी करेंगे। तो ऋषभ पंत आएंगे। अच्छा, ऋषभ पंत के साथ साथ जो है नंबर 7 की पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 6 पे तो आ गए ऋषभ पंत, नंबर 7 पे जडेजा फेल हुए थे।
और अश्विन भी फेल हुए थे। तो यहाँ पर नंबर 7 की पोजीशन बड़ी खतरनाक है। क्या यहाँ पर ध्रुव जुरेल को एज एन बैट्समैन खिलाया जाएगा या क्या किया जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि पुणे में मैच है, अश्विन और जडेजा दोनों खेलेंगे, नंबर 7 और 8 उनकी जो है वो एकदम पक्की रहेगी, यानी कि जड्डू आएंगे नंबर 7 पे और नंबर 8 पे आएंगे रविचंद्रन अश्विन। तो वहां पर उनको कोई पोजीशन को हिलाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ मसला होगा। हाँ, एक चीज हो सकती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर अक्षर पटेल का इंक्लूजन। अगर जडेजा को बिठा देते, क्योंकि अश्विन को तो बिठाएंगे नहीं। अश्विन हालांकि पिछले मैच में कोई अच्छा नहीं किया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत शानदार खेलता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि जडेजा को बिठाकर अक्षर पटेल को शामिल कर लिया जाएगा और अक्षर पटेल जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा से ज्यादा, यानी जड्डू भाई से ज्यादा जो है वो अक्षर पटेल आपको परफॉर्म करते दिखाई दे सकते हैं, और मुझे तो लगता है ये बिल्कुल ठीक है। और नंबर 8 के ऊपर आएंगे आपके रविचंद्रन अश्विन। नंबर 9 के ऊपर आएंगे, ऑब्वियसली सभी को पता है, जसप्रीत बुमराह। इनसे ज्यादा खतरनाक और बड़ा बॉलर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है आज तक हिस्ट्री में, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, मगर इनके जसप्रीत बुमराह से ज्यादा बड़ा बॉलर मुझे नहीं लगता कि पैदा हुआ। और ये नंबर 9 के ऊपर बैटिंग करेंगे। नंबर 10 की बात करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। नंबर 10 के ऊपर आपको पता है कुलदीप यादव, पिछली बार भी अच्छा किया था और इस बार उसकी बैटिंग भी इंप्रूव्ड है। तो कुलदीप यादव नंबर 10 के ऊपर आएंगे और नंबर 11 पे आएंगे आपके मोहम्मद सिराज साहब। 100% स्क्वाड आपका बनेला है, कोई भी ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट स्क्वाड है। और इस बार मेरी ये बात याद रखना, इंडिया की एक रीति है, एक रिवाज है उनका कि भाई जब भी कोई मेहमान कोई सीरीज खेलने उनके होम ग्राउंड पर आता है तो इंडिया एक मैच बतौर तोहफा उनको देता है। अब आप लोग कहोगे बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई बांग्लादेश वाले मेहमान नहीं है, वो औलाद हैं, मतलब परपोते हैं। वो परपोते कोई मेहमान तो नहीं होते ना, तो वो जो है वो पोते हैं, पोते एक्चुअली परपोते नहीं पोते हैं। तो वो आए थे ऐसे खेलने कूदने के लिए, तो इंडिया ने चपेट मार के उनको भगा दिया। लेकिन यहां पर बात करेंगे न्यूजीलैंड वालों को, तो ये मेहमान बनकर आए हैं और इन्होंने एक मैच जीत तो लिया है। जो इनका शगुन था, जो इनका तोहफा था, वो न्यूजीलैंड वालों को मिल चुका है। और अब न्यूजीलैंड वालों को खुद पता है कि हमारी धज्जियां उड़ने वाली हैं पुणे के अंदर, और पुणे का स्टेडियम, और उसके बाद फिर मुंबई में आई थिंक मैच है। तो यहाँ पर जितने भी मस्तियां करनी थी कि ये सारे न्यूजीलैंड वाले जो भी आए थे, ग्लेन फिलिप्स वगैरह और आई थिंक सचिन रविंद्र जो भी थे, इन सब ने खूब मस्तियां कर ली। अब सीधा सीधा जो है यहाँ पर जाएगा मुकाबला बड़ा खतरनाक, क्योंकि ऑलरेडी 1-0 से ऊपर है न्यूजीलैंड। अच्छा, जो 2024 में ही यहाँ पर एक सीरीज हुई थी, ईयर के स्टार्ट में इंग्लैंड आई थी हिंदुस्तान में, वहां पर भी हिंदुस्तान पहला मैच हार गया था। जो रूट की डबल सेंचुरी थी और हिंदुस्तान पहला मैच हार गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी साल था या पिछले साल था, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दैट, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो मैच जो है वो इंडिया हारा था। और उसके बाद 4 लगातार टेस्ट मैचेस इंडिया जीता था और इंडिया ने 4-1 से वो पूरी की पूरी श्रृंखला बोलते हैं ना हिंदी में, वो पूरी की पूरी सीरीज जीती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हिंदुस्तान जीत पाता है या नहीं जीत पाता, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और मुझे तो लगता है कि भाई खतरनाक सीन होने वाला है, हिंदुस्तान जीत लेगा। मुझे नहीं लगता कि इनको इतना ज्यादा टेंशन होने वाली है या इतना ज्यादा कोई मसला होने वाला है। मुझे लग रहा है कि इंडिया बड़े ही आराम से और सुकून से जीत लेगा, और जीतना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लोग अब भूखे हैं। और इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं अपने फैंस के लिए खेलते हैं, उनको खुश करने के लिए खेलते हैं। और फैंस की खुशी इसी में है कि हिंदुस्तान वाले कमबैक करें, और ऐसा कमबैक करें कि साला दुनिया ही हिल जाए। जितने सारे हेटर्स बने हैं सबके मुंह बंद हो जाएं। विराट कोहली की 81st सेंचुरी, और उसके अलावा रोहित शर्मा की सेंचुरी, अक्षर पटेल की सेंचुरी, ऋषभ पंत की सेंचुरी, मुझे नहीं पता, मुझे 6-7 सेंचुरी इकट्ठी चाहिए। भले रिकॉर्ड बनाओ, जो करना करो। बाकी आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया भाई लोग।